हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो आज हम लोग आ चुके हैं एक टॉपर से मिलने के लिए। ये टॉपर्स है रोहतास डिस्ट्रिक्ट के। इनका नाम है अंशु कुमार साहब। वैसे तो आप इनको अभिषेक सौ के नाम से जानते होंगे। तो इनकी जर्नी कैसी रही, कैसे इन्होंने पढ़ाई की, इस सब से रिलेटेड हम बात करने वाले हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़ें जो इस इंटरव्यू में आपको देखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा कि 10th में इन्होंने 10th में सेकंड स्थान हासिल किया था और फिर कैसे 12th में इन्होंने आर्ट्स लिया और इनको जिन्होंने सजेशन दिया था, कैसे उन्होंने इनको गलत साबित किया है। ये सारी बातें इस इंटरव्यू में करेंगे। तो सबसे पहले मैं अभिषेक से जानना चाहता हूँ कि सबसे पहले अभिषेक आप अपने बारे में कुछ बताइए, उसके बाद हम लोग इस इंटरव्यू को कंटिन्यू करने वाले हैं। मेरा नाम अभिषेक साहू है। मेरा गांव सोनवर्षा है। मेरे पिताजी के नाम प्रमोद कुमार साहू है। मेरी माताजी के नाम माया देवी है। मेरा स्कूल का नाम उच्च माध्यमिक प्लस टू विद्यालय खराड़ी है, जो रोहतास जिला में पड़ता है, प्रखंड करगर है। तो ये अभिषेक का इंट्रो है। तो सबसे पहले हम अभिषेक से जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस सिलसिले में हम यहाँ पे इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं, उसमें अभिषेक ने इसी साल 2024 में आर्ट्स स्ट्रीम में अपने ज़िले का नाम रोशन किया है और साथ ही साथ अपने घर का, अपने परिवार का, अपने समाज का नाम रोशन किया है। तो ये आपका मार्क्स कितना रहा था? और आप जो सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट वाइज़ आप अपना मार्क्स एक बार बता दीजिएगा हमारे व्यूअर्स को। मेरा हिस्ट्री में 97 आया था और पॉलिटी में 93, ज्योग्राफी में 91 आया था और हिंदी में 96 आया था और इंग्लिश में 81। ठीक, तो जब आपका रिज़ल्ट आया था, तो रिज़ल्ट के बाद जो है सबसे पहले ये बताइए, रिज़ल्ट आपका चेक किसने किया था? आपने खुद किया था, किसी और ने आपको बताया था? सबसे पहले मेरा रिजल्ट चेक दोस्त किया था। अच्छा, इनके दोस्त ने इनका रिज़ल्ट चेक करके इनको बताया था कि हाँ, इतना मार्क्स है। हाँ, हाँ। अच्छा, तो उसके बाद फिर आपका रिएक्शन कैसा रहा था मार्क्स जानने के बाद? मार्क्स जानने के बाद बहुत खुशी हुआ सर कि मतलब जो मेहनत किए थे सफल हो गया। अच्छा, अच्छा रिज़ल्ट आया और पापा को भी बताया, उसी वक़्त पापा भी सामने ही थे। अच्छा, पापा भी खुश हुए बहुत। अच्छा, पापा भी खुश हुए बहुत। जी सर। आपकी मम्मी-पापा और सब लोग वहीं घरवाले। पर थे। ठीक सब है। खुश हुए सब। और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि जी सर। अभी जस्ट हम लोग डिस्कशन भी किए हैं कि हुँ। 10th में आपका सेकंड डिवीज़न था। हाँ सर। और 10th उसके डिवीज़न। बाद सीधा-सीधा 12th में आप क्या किए हैं, डिस्ट्रिक्ट टॉप कर गए हैं। जी डिस्ट्रिक्ट सर। में आपका 3rd रैंक है, जी, जी। रोहतास डिस्ट्रिक्ट में अभिषेक का तीसरा रैंक है। अच्छा। अभिषेक ये बताएँगे कि 10th में इनका नंबर कम क्यों आया था और फिर इन्होंने आर्ट्स क्यों चूज़ किया? इसके बदले ये कॉमर्स भी चूज़ कर सकते थे, साइंस भी चूज़ कर सकते थे, तो इन्होंने आर्ट्स क्यों लिया? सबसे पहले 10th के बारे में जानेंगे। थोड़ा-सा जानना ज़रूरी है, क्योंकि 10th में सेकंड डिवीज़न से 12th में टॉप करना कोई मामूली बात नहीं होती है। तो अभिषेक, पहले 10th के बारे में बताइए आप। 10th में मेरा उतना तैयारी नहीं था, क्योंकि हम 10th में उस टाइम जब परीक्षा 10th का चल रहा था, तो मैं इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ रहा था और अचानक से 10th का एग्ज़ाम देने चल गया था। तो इसकी वजह से मेरा तैयारी नहीं हो पाया था। इसलिए मेरा रिज़ल्ट उस 10th में थोड़ा कम आया। फिर 10th में कम आया तो अपने हम भैया लोग से बात किए जो सीनियर थे मेरे, कि आगे में क्या लें? तो उन लोग सजेशन किए कि जो आपका मतलब जिसमें आपका ज़्यादा मन लगता हो, उस सब्जेक्ट को आप चूज़ कीजिए। तो हमको थोड़ा आर्ट्स में ज़्यादा मन लगता था, इसलिए हम आर्ट्स लिए। आर्ट्स लिए और भैया भी बोले रेलवे की तैयारी करना था उस टाइम, तो आर्ट्स आर्ट्स लेने में अच्छा पड़ेगा, क्योंकि रेलवे में आर्ट्स का ज़्यादा क्वेश्चन आता है। इसलिए हम रेलवे की तैयारी करने के लिए आर्ट्स का सब्जेक्ट लिए। ओके, और आर्ट्स लिए और भैया को या जो भी इनको सजेशन दिया था, उनको इन्होंने गलत साबित करके दिखाया कि आर्ट्स लेने वाले जो भी स्टूडेंट हैं, वो ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसे ही आर्ट्स ले लेते हैं। गाँव भर में एक धारणा बनी हुई है कि आर्ट्स वही स्टूडेंट लेते हैं जो पढ़ते नहीं हैं। जी सर। जबकि आर्ट्स आपको आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे ले जाता है। आर्ट्स को वैसे तो कलेक्टिवली ह्यूमैनिटी बोलते हैं, ठीक है? जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स जानना ज़रूरी है बहुत ज़्यादा, जिससे देश के बारे में भी आपको बहुत ज़्यादा जानने को मिलेगा, अर्थव्यवस्था के बारे में जानने को मिलेगा, भारत के इतिहास के बारे में जानने को मिलेगा और ये सारी चीज़ें जो बेसिक चीज़ें हैं, वो जाननी चाहिए। इसके अलावा आर्ट्स का बहुत ही ज़्यादा स्कोप है। मैं यहाँ पे बता देना चाहूँगा कि आर्ट्स एक बेकार स्ट्रीम नहीं है, आर्ट्स बहुत ही मज़ेदार स्ट्रीम है। इसका स्कोप काफ़ी ज़्यादा है। आप आर्ट्स पढ़ के इसके बाद आप ग्रेजुएशन में आर्ट्स ले सकते हैं, ठीक है? फिर पीजी करके आप नेट का एग्ज़ाम दे करके आप प्रोफ़ेसर बन सकते हैं। ग्रेजुएशन के साथ बीएड करके आप टीचर बन सकते हैं। इसके अलावा जो बहुत सारे स्टूडेंट का सपना रहता है सिविल सर्विसेज़ का, यूपीएससी का एग्ज़ाम देना है, बीपीएससी का एग्ज़ाम देना है, इसके थ्रू एसडीएम, डीएसपी बनना है या फिर आईएएस, आईपीएस ऑफ़िसर बनना है, तो आर्ट्स एक बहुत ही वाइड रेंज आपको प्रोवाइड करवाता है और साथ ही अगर आप पीएचडी करते हैं, तो कहीं न कहीं आप स्कॉलर भी हो जाएँगे। मतलब आपको जो है एक डॉक्टरेट की उपाधि मिलती है।
अगर आपका इंटरेस्ट है तो ज़रूर आर्ट्स लें, किसी के कहने, बहकावे सुनने में ना आए। आर्ट्स लीजिए, बहुत ही मज़ेदार सब्जेक्ट है। तो आर्ट्स का जो ये मिथ है, यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहता हूँ, बहुत ही ज़्यादा स्कोप है आर्ट्स का। इसके अलावा मैं अभिषेक से जो इनका जो रिज़ल्ट आया काफ़ी अच्छा रहा है, तो इनका टाइम टेबल भी जानूँगा कि आपका टाइम टेबल कैसा रहा था? आपने कैसे पढ़ाई की थी? मैं टाइम टेबल से नहीं पढ़ता था, मैं टारगेट से पढ़ता था। मतलब दिन अच्छा, में टारगेट सोने से पहले नहीं तो दिन में उठते हैं उसी टाइम टारगेट सेट कर देते थे कि हमको इस चैप्टर को पढ़ना है और उसको सोने से पहले हम मतलब दिन भर में कर देते थे कंप्लीट टारगेट को। थोड़ा-मोड़ा बचा था तब फिर भी उसको रात तक जग कर करते थे, ये नहीं कि सो जाते थे। कितना भी रात हो जाए पर टारगेट कंप्लीट करके हम सो जाते थे। अच्छा। जी सर। सब स्टूडेंट का होता है कि वो अपने-अपने तरीके से टारगेट सेट करते हैं। जैसे किसी स्टूडेंट का होता है कि वो टारगेट बेस्ड स्टडी करते हैं, जैसे अभिषेक करते थे कि एक टारगेट लिख दिए रात में सोने से पहले, जिसको कल उठ करके हर हाल में कंप्लीट करना है उतनी चीज़ें। अगर आपको हिस्ट्री पढ़नी है, पॉलिटी पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, चाहे आपका जो भी सब्जेक्ट हो, आर्ट्स में, कॉमर्स में, साइंस में, कोई भी सब्जेक्ट हो। चूँकि ये आर्ट्स के टॉपर रहे हैं, तो मैं आर्ट्स का एग्ज़ाम्पल दूँगा। एक टारगेट सेट किया जाता इन्होंने एक टारगेट सेट किया और उस टारगेट को कल एनी हाउ अचीव करना है, एनी हाउ उसको कंप्लीट करना है जी और सर। ये सबसे बेस्ट स्टडी होती है। लेकिन अभिषेक का जो टाइम था, वो सेट नहीं था, वो एक टारगेट बेस्ड स्टडी थी कि उन्होंने एक टारगेट सेट किया और फिर उसको कंप्लीट कर दिया। तो ये जो है ना मैक्सिमम स्टूडेंट फॉलो करते हैं जी। और अभिषेक को अगर याद होगा तो मैं अपने क्लास में भी बताता था कि आप लोग सबसे पहले जो भी आपको पढ़ना है, हाँ। टाइम बाउंड मत होइए, टारगेट बेस्ड स्टडी कीजिए जी, कि जी। किसी चैप्टर को आप आज लिख लीजिए कि कल मुझे ये पढ़ना है और कल इसको पढ़ जाइए बहुत जी अच्छे सर। से। ये मैंने बताते अभिषेक थे को काफ़ी जी अच्छे से सर बताया होगा बताते अगर ध्यान होगा क्लास में तो। हाँ, और ठीक है। बताते भी थे मेन-मेन पॉइंट लिख लीजिए और उसको मतलब देखते रहिए, बिल्कुल, जिसमें बिल्कुल। सब्जेक्टिव में बहुत हेल्प होता है। बिल्कुल। जी सर। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बैकग्राउंड में अभिषेक के हाथ से बनाया हुआ जो नोट्स है, वो मैं आपको थोड़ा-सा विज़िट करवाना चाहूँगा। थोड़ा-सा दिखा दीजिएगा। आप जो अभिषेक ने अपने हाथों से जो नोट्स बनाया है, ये पीछे में मैप दिख रहा है, पूरा नोट्स दिख रहा है, इस साइड भी है। ये पूरा आप दिखा दीजिएगा। मैंने एक स्टिकी नोट्स के बारे में भी बताया था, जी। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि अगर आपके पास संसाधन नहीं है, आप स्टिकी नोट्स नहीं खरीद सकते, तो आप इस तरीके से भी पेपर में लिख करके यहाँ पर चिपका दीजिए, कुछ नहीं लगता, बहुत ही ईज़ी है, बहुत सस्ता हो जाएगा आपका। स्टिकी नोट्स थोड़ा-सा कंपैरेटिवली महँगा आता है और बहुत जगहों पे शायद पहुँच भी नहीं पाता है, ठीक है? क्योंकि वो ऑनलाइन मिलता है, अगर आपका ऑनलाइन नहीं ले सकते हैं और आपका घर जो है बाज़ार से काफ़ी दूर है, गाँव देहात के क्षेत्र में, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। और अभिषेक ने ये साबित करके दिखाया है, ऐसा नहीं है कि इनका नंबर कम है, बहुत अच्छा नंबर है, 400 458 नंबर जी है सर। 500 में, तो बहुत अच्छा नंबर है और अभिषेक ने ये साबित करके दिखाया है कि अगर लगन हो आपके अंदर, अगर आप मेहनत करना चाह रहे हैं, तो अगर आपके पास संसाधन की कमी भी होगी, तो भी आप बहुत अच्छा कर ले जाएँगे। आपके प्रिपरेशन के दौरान, पढ़ाई के दौरान जो समस्या आई होगी, जी सर। उसके बारे में आप हमारे व्यूअर्स को कुछ बताइए? क्या-क्या समस्या का सामना करना पड़ा था आपको? पढ़ाई के टाइम में हमको समस्या तो नहीं मिला मतलब सब पापा लोग सब कुछ सपोर्ट पूरे करते फैमिली थे। सपोर्टिव थे। हाँ, अच्छा, मेरी दादी जी हैं बहुत सपोर्ट करती हैं पढ़ाई में। बिल्कुल, बिल्कुल, जो माँगते हैं वो देती है चलिए। और सब कुछ सर जी ठीक था, सब कुछ मिलता है, जो माँगते हैं मिलता है। चलिए, बहुत जी अच्छी सर। बात है और गार्डियन की तरफ से क्या किसी तरह का प्रेशर था कि आपको नहीं रैंक लाना है या बहुत अच्छा नहीं, करके नहीं। दिखाना है या समाज की तरफ से ऐसा कुछ? आपने ग्रा कुछ प्रेशर लिया था? नहीं गार्जियन की तरफ से कुछ भी नहीं मतलब प्रेशर ही नहीं था। बस आपको पढ़ना है, अच्छा रिज़ल्ट आए, उनको चाहिए था कि फर्स्ट डिवीज़न आ जाए। अच्छा, हाँ, यानी कि 10th में पर सेकंड डिवीज़न आया था तो गार्डियन भी थोड़ा होपलेस हो गए थे ऐसा कह सकते हैं कि उनको इनसे उम्मीद थी कि कम से कम तुम फर्स्ट डिवीज़न लेकर के आओ। हाँ, लेकिन मैं यहाँ पे अभिषेक की दाद देना चाहूँगा अभिषेक की कि इन्होंने पढ़ाई की हाँ। और सिर्फ फर्स्ट डिवीज़न नहीं बल्कि ये डिस्ट्रिक्ट में टॉप कर गए। जी। और ये इसके बाद जब टॉप किए थे तो कैसा रहा था पापा-मम्मी का रिज़ल्ट, दादी का रिज़ल्ट जो सबसे आपके घर ज़्यादा वाले मेरी थे? दादी जी खुश थी अच्छा, सबसे ज़्यादा आपकी हाँ, दादी वो खुश पर हुई थी। जानती थी कि मतलब इस थोड़ा-मोड़ा टॉप करेगा, ये जानती थी अच्छा, क्योंकि अच्छा, देखती अच्छा। थी, हमेशा मेरे साथ रहती थी। हुँ, सोती भी थी मतलब बगल में जब हम पढ़ते रहते थे तो पीछे में सोती रहती थी, हमेशा अच्छा। देखती रहती थी, रात में क्या कर रहा है, पढ़ रहा है कि नहीं। तो सबसे हुँ, क्लोज़ जो ये रहे हैं, ये अपनी दादी के क्लोज़ रहे हैं। इनकी दादी ने काफ़ी नज़दीक से इनको पढ़ते हुए देखा जी, है, जी मेहनत सर। करते हुए देखा है। तो हम इनकी दादी जी से थोड़ा-सा बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम अभिषेक की दादी जी से बात करते हैं। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि अभिषेक किस तरह से पढ़ते थे? क्योंकि अभिषेक बता रहे हैं कि सबसे नज़दीक आप अभिषेक के रहते थे। अभिषेक पढ़ते रहते थे, तो आप यहाँ पे सोए रहते थे। तो अभिषेक के मम्मी-पापा से ज़्यादा आपने अभिषेक को पढ़ते हुए, मेहनत करते हुए देखा है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? इसके बारे में यही कहना चाहिए कि जितना ये पढ़ल चाहते हैं उतना हम पढ़ाएँगे।
जहाँ तक अभिषेक आगे पढ़ना चाहते हैं, जिस चीज़ की भी तैयारी करना चाहते हैं, अभिषेक से अभी हम पूछने वाले हैं कि वो किस चीज़ की तैयारी करना चाहते हैं। तो सबसे पहले अभिषेक ये बताइए कि आप किस चीज़ की तैयारी करना चाहते हैं? सर मैं आगे में बीपीएससी की तैयारी करना चाहता हूँ। अच्छा, जी सर। बीपीएससी की तैयारी में आप कौन-सा पोस्ट चाहते हैं कि मतलब आपको ये पोस्ट मिले कि आप समाज की सेवा करेंगे? एसडीएम। एसडीएम, जी बिल्कुल सर। आप अच्छा, तो आप एसडीएम बनना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप एसडीएम बन कर के समाज की सेवा करेंगे, जी ठीक सर। है। तो दादी जी से एक क्वेश्चन और रहेगा कि अभिषेक पढ़ते थे मन लगा के कि या फिर सिर्फ़ आपको दिखाते थे वो पढ़ रहे हैं और जब आप सो जाते थे तो वो भी मतलब मोबाइल चलाने लग जाते थे, जैसे आजकल के बच्चे करते हैं, क्या ऐसा करते थे क्या अभिषेक? ना जी सर, हम इसको पूरा ध्यान देते हैं। अच्छा, आप किसका ल बतिया रहा है, क्या कर रहा है, हाँ, ऊपर क्यों गए, नीचे क्यों ना पढ़े, अच्छा, इनका बारे में दिन-रात हम सोचते रहते हैं। सोएगा हमको रात को नींद नहीं आते है, जब से ये सोता नहीं है तो उसका दिखता है घर में, बिछौना में, ओढ़ना में क्या बोल रहा है, किससे ज़्यादा सर जी से बतिया रहे हैं, देख लो ये दिखा रहा है। तो मतलब कि इनका से हम पूरा दिन-रात इनके में हम वो रहते हैं कि किसी से किनो बात मत किए, अपन पढ़ाई-लिखाई में मन लगाओ। बहुत तकलीफ़ ही किया, साल भर इसको घर में रखा हम। अच्छा, साल भर के बाद में इसका तो दुश्मन ही खड़ा हो गया, इसको साल भर हम घर से बाहर नहीं होके देना। अच्छा, घरे में इसको हम ऑनलाइन करा कर पढ़ाए थे। अच्छा, हमरा यही शौक लागे कि कसहूँ ये बाहर में निकल जाएगा। चलिए, हमको बहुत शौक पूरा हो बिल्कुल। गया। बहुत अच्छी बात है। तो अभिषेक का कुछ ऐसे जैसे दादी ने बताया कि उन्होंने ऑनलाइन ही तैयारी की है और अभिषेक से ये बात करेंगे यहीं पे कि अभिषेक ने ऑनलाइन तैयारी कहाँ से करी थी? आपने अध्ययन अड्डा से करी थी, ज़ाहिर-सी बात है। तो अध्ययन अड्डा के बारे में क कुछ कहना चाहेंगे अपने जो आने वाले जो जूनियर्स हैं जो भी जूनियर्स 2025-26 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उस उनके लिए कुछ आप कहना चाहेंगे? जी सर, मतलब अध्ययन वाला पे बहुत ही अच्छा पढ़ाई होता है। यहाँ पे सर मतलब टॉपिक वाइज़ पूरा समझाते हैं और टेस्ट भी लेते हैं और मतलब साथ में शॉर्ट नोट्स भी देते हैं हमेशा और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जो है ना, इनका मतलब इतना सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस करवा देंगे कि एग्ज़ाम तक की सारा सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव लड़ जाएगा एग्ज़ाम में। क्योंकि मेरा एग्ज़ाम से पहले सर सब्जेक्टिव कराए थे हिस्ट्री में 10 ठो, उसमें से 7 ठो लड़ा था और मतलब पूरा सब्जेक्टिव लड़ गया था। ऑब्जेक्टिव का इतना प्रैक्टिस करवा दिए थे ना कि बार-बार प्रैक्टिस करवा रहे थे ऑब्जेक्टिव में। इसमें ऑब्जेक्टिव में मेरा हिस्ट्री में 97 मार्क्स आया जिसमें ऑब्जेक्टिव सारा सही था, सब्जेक्टिव में ही 3 मार्क्स कटा है, हमको लगता है। चलिए, तो रिज़ल्ट वैसे बहुत अच्छा रहा है इनका और हिस्ट्री का जो इन्होंने ज़िक्र किया था, तो हिस्ट्री में 10 नहीं वो 20 क्वेश्चन का था, ठीक है? क्योंकि वो सबसे ये ओपन था, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में ही शेयर कर दिया था जी उसको, सर, जी। तो इसीलिए वो सबके पास है, 10 नहीं 20 क्वेश्चन का था हुँ, और उसमें से 6 या 7 क्वेश्चन मिल गया था, जो 5 नंबर वाले 4 क्वेश्चन बनाने होते हैं, 8 में से 4 बनाने होते हैं, 6 या 7 क्वेश्चन मैच किया था। हुँ। और ये बहुत ही बड़ी मतलब अचीवमेंट रही थी हमारी कि हमने सिर्फ़ 20 क्वेश्चन दिया था उसमें और 6 या 7 क्वेश्चन वहाँ से मैच कर गया था। जी। एक ज़िक्र अभिषेक की दादी ने किया हुआ मैं बताना चाहूँगा। फ़ोन कॉल का ज़िक्र किया कि अभिषेक बात करते थे। तो अभिषेक को मैं पर्सनली बहुत गाइड कर रखा हूँ। ये अभिषेक बताएँगे अपने मुँह से। जो दादी ने ज़िक्र किया कि ये फ़ोन से बात करता था, किससे बात करता था? सर से बात करता था। अभिषेक से इस मैटर पे बात होता था तो हम लोग बात करके थोड़ा हँसते भी थे कि इनकी दादी जो है इनको लग रहा है कि कहीं और बात कर रहे हैं, लेकिन अभिषेक हमसे बात कर अभिषेक को मैंने पर्सनली गाइड किया है और ये बात अभिषेक अपने मुँह से ही बताएँगे। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे हूँ तब बताएँगे, अभिषेक खुद बताएँगे। जैसा कि इनकी दादी ने भी बोला कि ये किससे बात करते थे, तो मुझसे बहुत ज़्यादा बात करते थे। मैंने बहुत ज़्यादा अभिषेक को नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, जो मुझे कॉल करते थे, मैसेज करते थे, उनको मैंने पर्सनली गाइड किया है कि मैं पर्सनली उनके लिए अवेलेबल रहता था, चाहे उनको जब भी बात करना हो, चाहे जो भी टॉपिक में उनको प्रॉब्लम हो, उनसे बात करके उनका प्रॉब्लम मैंने सॉल्व किया है। तो ये इसके बारे में अभिषेक के भी मुँह से आप सुन सकते हैं। अभिषेक, आपको कुछ कहना है कि जो गाइडेंस मेरा मिला, वो आपका एक्सपीरियंस कैसा जी रहा? सर। ठीक है? और आपको कितना बेनिफिट हुआ, ये बता हुँ। सकते हैं आप इसमें? अगर हम कभी डिप्रेशन में चल जाते थे मतलब पढ़ते-पढ़ते मतलब मन नहीं करता था पढ़ने के लिए तो सर को कॉल लगाते थे और पूछते थे सर मतलब कभी-कभी मन नहीं कर रहा है पढ़ने के लिए क्या करें? तो सर बोलते थे कि आराम कीजिए, रेस्ट कीजिए, एक दिन रेस्ट करके फिर आराम से फिर स्टार्ट कीजिएगा, फिर शुरू से कल मॉर्निंग में। तो फिर हम मतलब सर से बात करते थे, यही सब सर गाइड करते थे और बताते थे कि कैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर राइट करना था, ये भी हम पूछते थे सर से, ऑफ़िशियली कॉल करके इनको। तो सर हमको समझाते थे कि मतलब पहले 1-2 बार पढ़ लीजिए क्वेश्चन को और उसके बाद फिर से अपने मन में एक बार सोच लीजिए क्या-क्या पढ़े हैं उसके बारे में। फिर उसको एक बार कॉपी पे लिख कर फिर मतलब लिखिए और अपने से लिखिए और देखिए सही लिख रहे हैं कि नहीं।
वैसे हमको सब्जेक्टिव लिखने सिखाए थे सर, और मतलब बताते भी थे कि अगर कोई मेन टॉपिक है उसको कागज़ पर लिख कर और आगे में साट दीजिए, जिसमें ध्यान रहेगा, माइंड में हमेशा पढ़ते रहेंगे कभी-कभी, तो वैसा भी हम करते थे। सर हमको बहुत हेल्प किए थे, ऑफ़िशियली गाइड भी करते थे बहुत। अभिषेक की दादी से एक क्वेश्चन मैं और पूछना चाहूँगा कि जब अभिषेक का रिज़ल्ट आया तो आप तो बहुत खुश हुए क्योंकि आप तो अभिषेक के बहुत ही नज़दीक थे। अगर मैं बात करूँ इनके पापा-मम्मी जितने नज़दीक इनके पास नहीं थे उतने नज़दीक आप थे। आपने बहुत ही क्लोज़ली इनको देखा है, ये क्या करते हैं, किस समय किनसे बात करते हैं, पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, सो रहे हैं, जग रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये तो आप देखते थे। तो जब रिज़ल्ट आया तो आपको तो खुशी मिली ही साथ इनके मम्मी-पापा का रिएक्शन कैसा था? इनके और जो घर के मेंबर हैं, इनके भाई-बहन, उनका रिएक्शन कैसा था? उन्होंने क्या कहा ये आप मुझे बताइए? हमारा सब परिवार बहुत खुशी है, हम भी खूब खुशी हैं कि हमारा लड़का पढ़ गए, आगे बढ़ गए। जितना तकलीफ़ किया, जितना हम अपना शरीर में दुःख उठाए, लड़का के चलते हम आगे बढ़ गए। लड़का से राम रोशन हो गया। हम ये कहल चाहते हैं कि अभी भी आगे बढ़ो। चलिए और सबसे बड़ी बात कि जब बच्चा सेकंड कर जाता है, तो बच्चे को तो थोड़ा कम लेकिन समाज के लोग गार्जियन को ज़्यादा कोसते हैं कि आपका बच्चा जो है सेकंड कर गया, थर्ड कर गया या फेल कर गया। तो जब 10th में इनका रिज़ल्ट आया था सेकंड डिवीज़न, उस समय लोगों का क्या रिएक्शन था? गाँव के लोगों ने या समाज के लोगों ने आपको कैसे कहा? और अभी जो इनका डिस्ट्रिक्ट टॉप किए हैं, तो अभी का रिएक्शन कैसा था? उन्होंने क्या कहा? थोड़ा इसके बारे में भी बताइए। उनका नज़रिया जो चेंज होता है समाज के लोगों का, यहाँ पे शायद आपको समझ में आ जाएगा। जिसे अरे हमारा लड़का को सब कोई हँस रहा है कि इस लड़का ले खाँची ढोआवो, खाँची बिगवावो, घर में केम रखी है, विदा कर दो, कुछ के खाँची ढोकर कमाएगा, खाएगा। लड़का खराब निकल गया, लेकिन हमारा संतोष नहीं होता है कि हम लड़का के अपना घरे में रहकर पढ़ाकर इसको मेथी करा दिया, हमारा खुशी आ गया। सबके मुँह में तारीफ़ लगा दिया लड़का। चलिए, ये बहुत बड़ी बात आपने कह दी और यहाँ से देखिए समाज का जो है नज़रिया सोचने का आपके प्रति चेंज हो जाएगा। जब इनका सेकंड डिवीज़न आया था, तो लोग ये कह रहे थे इनके घरवालों को आकर के इनकी दादी को, मम्मी-पापा को कि खाँची धुआने यानी कि कुछ तो मज़दूरी टाइप का कह रहे थे कि मज़दूरी करवाओ, इनको बाहर भेज दो। लेकिन इनके घरवालों ने इन पे भरोसा जताया और इन्होंने क्या किया 12th में डिस्ट्रिक्ट टॉप किया और यही उनके उनके मुँह पर तमाचा था, कालिक था, जो इनकी दादी कही है कि उनके मुँह पर एक कालिक लग गया, एक तमाचा लग गया कि ये जो है मज़दूरी नहीं करेगा, ये पढ़ाई करेगा और ये अपने सपनों को पूरा करेगा, ये अपने सपनों के पीछे भागेगा। यह मज़दूरी करने के लिए नहीं बना है और ये आपको तय करना है कि आपको क्या करना है, ठीक ना? आपके जो समाज के लोग हैं, वो तय नहीं करेंगे। समाज के लोग आपकी स्थिति के अनुसार अपना वक्तव्य बनाते हैं, ठीक है? अपनी सोच रखते हैं। आपकी स्थिति जैसे ही बदल जाएगी, समाज की सोच जो है वैसे ही बदल जाएगी। तो इसलिए हमेशा अपने फैसले पर अडिग रहिए। तो अब से ये बताइए कि आपके पास जो जो बुक का कलेक्शन था या जो स्टडी मटेरियल के नाम पर क्या-क्या चीज़ें थी? ये थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए या जो भी बच्चे देख रहे हैं उनको मेरे पास बुक एनसीईआरटी का था, जो सर बोले थे कि सर से हम पूछे कि सर कौन-सा कंपनी का बुक लें? तो सर बोले एनसीईआरटी ले लीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी में सारा एनसीईआरटी वाला ही क्वेश्चन आता है, लड़ता है एग्ज़ाम में, इसलिए हम एनसीईआरटी लिए और मेरा सारा क्वेश्चन भी लड़ा एग्ज़ाम में। और सर मतलब अपने ऐप पर शॉर्ट नोट्स भी देते थे, जो एग्ज़ाम टाइम में पढ़ लेने के बाद पूरा चैप्टर एक बार में समझ में आ जाता था, कि मतलब सर एक चैप्टर के पढ़ेंगे तो पूरा चैप्टर में क्या-क्या हुआ है, एक बार में समझ में आ जाता है। और सर मतलब ये अपने यूट्यूब चैनल पर भी पढ़ाते थे, तो वहाँ पर देते थे, मतलब ज्योग्राफी में मैप का वीडियो हो गया, सर टॉपिक वाइज़ देते हैं। मैप का वीडियो मतलब हर एक टॉपिक का देते हैं, खनन के बारे में और कहाँ पर गाँव ज़्यादा है, कहाँ पर शहर है। बहुत सारा जो मैग्नीज-वैग्नीज कहाँ मिलता है, तांबा, सब कुछ बताते हैं सर यूट्यूब चैनल पर। पॉलिटिकल साइंस में सर अनुच्छेद बताए थे, जो चैप्टर वाइज़ अनुच्छेद बताते थे, मतलब टॉपिक वाइज़ भी 11th का भी टॉपिक का सवाल पूछता है पॉलिटिकल साइंस में। 25% रहता है आई थिंक। 25% में सर 11th वाला टॉपिक भी 12th क्लास में तैयारी करवाए थे हम लोग का, जो हम लोग 11th अच्छे से नहीं पढ़ पाए थे, इसलिए 11th का भी लास्ट टाइम में जाते थे, सारा टॉपिक सर पॉलिटिकल साइंस में क्लियर करवा दिए थे। और हिस्ट्री में शॉर्ट नोट्स देते हैं, हिस्ट्री का तो इनका सारा क्वेश्चन ही लड़ा था। 20 दिए थे, 7 क्वेश्चन एकदम लड़ गया था एग्ज़ाम में ही। एग्ज़ाम से जस्ट 1 घंटा 2 घंटा पहले शाम में डाल देते हैं सर क्वेश्चन और लड़ जाता है। बहुत ही हेल्प किया हमको सर पढ़ने में, स्टडी करने में। तो साथ ही साथ आप ये भी बता दीजिए कि जो बच्चे आगे पढ़ाई करना चाहते हैं हुँ। उनके लिए आप अध्ययन अड्डा के बारे में क्या सजेशन देंगे? यूट्यूब चैनल है, साथ ही साथ एप्लीकेशन भी हमारी आ चुकी है। तो एप्लीकेशन पे अगर कोई पढ़ना चाहते हैं, यूट्यूब पे पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए भी आप सजेशन दे दीजिए क्योंकि आप उनके लिए इंस्पिरेशन हैं
क्योंकि आपका 10th में सेकंड डिवीज़न था और 12th में आप सीधा-सीधा टॉप किए हैं। आपसे ज़्यादा इंस्पिरेशनल जो है नहीं हो सकता। आपने जो पढ़ाई की है जो मैंने आपको बताया है, ठीक है? अध्ययन अड्डा के प्लेटफ़ॉर्म पे चाहे वो एप्लीकेशन हो, चाहे यूट्यूब चैनल हो। अगर आगे बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो उनके बारे में भी कुछ ज़रूर बताइएगा। हम यही बोलेंगे कि एजुकेशन अड्डा पे पढ़िए आराम से, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर और आपको टॉप भी करवाएँगे। सर ऑफ़िशियली आपको गाइड करेंगे। आपको जो प्रॉब्लम होगा सीधा सर से कॉल करके बात कर लीजिए और आपको सर सब कुछ बताएँगे। जो आपका प्रॉब्लम है उसका हल भी करेंगे सर। आपको जो है जैसे पता चल गया और इस बात का ज़िक्र मैंने पहले भी किया था कि पर्सनली मैं गाइड करता हूँ बच्चों को एग्ज़ाम टाइम में जैसे इन्होंने कहा कि डिप्रेशन में थे। जी मैंने सर, काफ़ी जी, सारा बहुत। काफ़ी मैंने इनको समझाया कैसे पढ़ना है, कैसे आंसर राइटिंग करनी है हुँ, क्या छोड़ना है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि एग्ज़ाम के समय में बहुत सारी चीज़ें रहती है पढ़ने के लिए और सबसे ज़्यादा प्रेशर रहता है, तो उस प्रेशर को कैसे हैंडल करना। अब से एक आप अपने प्रिपरेशन स्ट्रेटजी यानी कि तैयारी की जो रणनीति थी इसके हुँ। बारे में अगर आप बच्चों को बताना चाहें, तो आप थोड़ा-सा जो हमारे व्यूअर्स हैं और जो भी आगे तैयारी करेंगे, उनको कुछ हेल्प हो जाएगा, उसके बारे में बता दीजिए। स्टार्टिंग में हम मतलब 3-4 घंटा पढ़ते थे डेली। 3-4 घंटा पढ़ते-पढ़ते गए मतलब जब 5-6 महीना बीत गया तो फिर हम स्टार्ट किए पढ़ने अब मतलब ये टारगेट से किए। लगभग अगस्त-जुलाई से टारगेट सेट करने लगे और पढ़ने लगे। डेली टारगेट से पढ़ते-पढ़ते गए और लास्ट में जब एग्ज़ाम नज़दीक आते गया, मैं मॉडल पेपर 5 छुट सेट किया था और मतलब क्वेश्चन पेपर पीवाईक्यू होता है ना, उसको भी हम 10 साल का लगभग 5 साल 10 से 6 साल के लपेट में किया था। पीवाईक्यू भी किया था और हम डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करते थे एग्ज़ाम से पहले 1 महीना, दिसंबर से लेकर जनवरी तक पूरा मतलब आंसर राइटिंग किए, कम से कम 3-4 कॉपी किए थे आंसर राइटिंग हम। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जिससे मेरा सब्जेक्टिव अच्छा से प्रिपरेशन हो गया उसका। आराम से एग्ज़ाम में जाकर लिख भी दिए। बहुत मतलब आप प्रिपरेशन करते रहिएगा, रिवीज़न करते रहिएगा ना और मेरा सिलेबस है 2 बार 3 बार खत्म हुआ क्योंकि एक बार सर से यूट्यूब पे पढ़ लेता था और एक बार ऐप पे सर भी पढ़ा देते थे और एक बार इनका नोट से पढ़ लेता था अपने से। और एक बार जब ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर लिखवाते थे और उसको भी हम मैं कॉपी पे लिखता था, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों। जिससे मेरा 3-4 बार सिलेबस कंप्लीट हो जाता था। खुद से फिर मन करता था तो शॉर्ट नोट्स बना लेते थे। सर से पूछ के बना लेते थे जहाँ समझ में नहीं आता था। जिस टॉपिक को मेरा को हमको समझ में नहीं आ रहा था, मैं कोई सा भी पॉलिटिकल साइंस में समझ में नहीं आ रहा है हमको तो उस टॉपिक को हम कॉल करके सर से पर्सनली पूछेंगे कि सर इसके बारे में बताइए हमको नहीं आ रहा है। फिर सर जी बताएँगे नहीं तो वीडियो बनाकर भेज देंगे अपने से, नहीं तो समझा देंगे कॉल पर ही अच्छा से कॉपी पर वीडियो कॉल के करके भी समझा देंगे। मतलब जैसे-जैसे आपको नहीं समझ में आएगा वैसे-वैसे सर जी आपको हेल्प करते रहेंगे। तो आपको जो है ना पूरी तरह से पर्सनली गाइड मिलने वाली है जी सर, जी। और जो स्टूडेंट जो देख रहे हैं उनके लिए अध्ययन अड्डा का प्लेटफ़ॉर्म ओपन है। हमारा एप्लीकेशन भी है, हम कोर्स भी अभी हमारा कोर्स भी लॉन्च हो चुका है और साथ ही साथ हम यूट्यूब पे भी पढ़ाते हैं। तो इसी के साथ जो है आज का जो इंटरव्यू है हम खत्म कर रहे हैं और फिर मिलते हैं अपने एक नए इंटरव्यू के साथ, एक नई कहानी के साथ, एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। थैंक यू।